हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर स्कॉटलैंड से। डुंडी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 2 छात्रों की हुई मौत। अमेरिका के बाद अब भारतीयों के लिए स्कॉटलैंड से बुरी खबर आई है। स्कॉटलैंड में 2 भारतीय छात्रों की मौत हो गई है। इन छात्रों की उम्र 26 और 22 साल थी। दोनों छात्रों की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। स्कॉटलैंड के एक टूरिस्ट स्थल पर भारतीय छात्र पानी में मृत पाए गए। दोनों के शव बुधवार रात को लिन ऑफ टुमेल वाटरफॉल से बरामद किए गए। झरना स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में है, जहां गैरी और टुमेल नदियां मिलती हैं। ये छात्र अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ टूरिस्ट प्लेस घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए लिन ऑफ टुमेल झरने की तरफ गए थे। इसी दौरान 2 छात्र पानी में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। मृतक छात्रों के साथियों ने आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। हादसे का शिकार दोनों छात्र स्कॉटलैंड के डुंडी विश्वविद्यालय से मास्टर्स कर रहे थे। दूसरी खबर यूएन से। 70 साल पहले की यूएनएससी आज की सच्चाई को नहीं दर्शाती। स्थायी सदस्यता की भारत की मांग के बीच यूएस का बड़ा बयान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां भारत लंबे समय से तर्क दे रहा है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत है। सन 1945 से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब मौजूदा भू राजनीति अलग है। वहीं अब अमेरिका भी इस समर्थन में उतर आया है। उसका कहना है कि 70 साल पहले की यूएनएससी आज की सच्चाई को नहीं दर्शाती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि बाइडेन प्रशासन G4 के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने टोक्यो में एक भाषण में संकेत दिया कि सुरक्षा परिषद में केवल रूस और चीन ही हैं जो संयुक्त राष्ट्र के इस 15 सदस्यीय शक्तिशाली विंग के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका, चीन और रूस एक बात पर सहमत हुए थे, और वह यह थी कि हम सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं देखना चाहते थे। लेकिन 2021 में इससे अमेरिका अलग हो गया और स्पष्ट कर दिया कि बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा 70 साल पहले की सुरक्षा परिषद आज की वास्तविकताओं को नहीं दिखाती है, जहाँ हमारे पास 193 सदस्य देश हैं, जहाँ अफ्रीका के पास स्थायी सीट नहीं है, लैटिन अमेरिका के पास स्थायी सीट नहीं है और दुनिया के अन्य देशों और अन्य क्षेत्रों का परिषद में महत्वपूर्ण तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं है। तीसरी खबर ईरान से। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। अप्रैल की पहली तारीख से ही ईरान और इजराइल के बीच तनातनी के अब मध्य पूर्व के बाहर फैलने की आशंका बढ़ गई है। बीते सप्ताह ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से हमले का दावा किया। 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद से ही इसकी आशंका जताई जा रही थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन शुक्रवार को अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि भारत के लिए ये स्थिति और परेशानी वाली हो सकती है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही उसके अच्छे दोस्त हैं। चौथी खबर, भारत ने फिलीपींस को सौंपी दुनिया की सबसे तेज मिसाइल। चीन को भी मिला बड़ा संदेश। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोनों देशों के बीच यह सौदा 2021 में करीब $365 मिलियन में तय हो गया था, लेकिन फरवरी 2023 को 21 फिलीपींस मरीन के एक बेंच ने ब्रह्मोस एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण भी भारत में लिया था। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस के नौसैनिक जल्द ही मिसाइलों की 3 बैटरियों से लैस होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम भारतीय ब्रह्मपुत्र और रूसी मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है, इसे भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम में संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जिसे 1998 में भारत में बनाया जाने लगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। यह ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से उड़ान भरती है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे गिराना मुश्किल हो जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 300 से 500 किलोमीटर है। आज की 5वीं और आखिरी खबर मालदीव से। मालदीव इंडिया रिलेशन। मालदीव में इंडिया आउट का कैंपेन चलाने वाले और रिश्वतखोरी के मामले में सजा काट रहे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को वहां की हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है। 21 अप्रैल को मालदीव में संसदीय चुनावों से पहले कोर्ट का यह फैसला आया है, जिससे कई मायने निकाले जा रहे हैं। यामीन 480 दिनों से भ्रष्टाचार के मामलों में सजा काट रहे थे। हालांकि उन्हें रैली करने के लिए छूट दी जा रही थी। बता दें कि यामीन की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थी, जिसने भारत विरोधी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए इंडिया आउट अभियान शुरू किया था। यामीन ने ही भारत के खिलाफ नकारात्मकता फैलाई और खुद को सजा मिलने के बाद मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद
अब्दुल्ला यामीन को जेल से निकालकर उनके घर पर कथित तौर पर नज़रबंद भी कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद वह सार्वजनिक रैलियों को संबोधित कर रहे थे। अब कोर्ट ने यामीन को रिहा करते हुए कहा कि वावू आरा द्वीप के पट्टे में रिश्वतखोरी के मामले में फिर से मुकदमा चलाया जाएगा। यामीन के शासन में मालदीव के भारत के साथ संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि वह बेल्ट एंड रोड पहल यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर और बीजिंग के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके चीन के करीब आ गया था, जिससे भारत के साथ संबंध खराब होते चले गए। धन्यवाद।